बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दिस इज द डबल बॉन्ड एंड यहाँ बच्चों आपका अटैच किया है मैंने मिथाइल एंड नेक्स्ट मिथाइल इज दिस इन द प्रेजेंस ऑफ ICl। ठीक है, ये आपको रिएजेंट दिया है मैंने, यहाँ से क्या आपका बनेगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे ही जो पढ़ा है अभी तक उसका रिवीजन करते हैं कुछ क्वेश्चन से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे हम लोग, नाउ दिस इज डबल बॉन्ड और यहाँ बच्चों अटैच है आपके 3 फ्लोरीन 1 2 3 और इसके सामने रिएजेंट दिया है मैंने HBr। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग करेंगे मिथॉक्सी ग्रुप और इससे अटैच इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ, नाउ दिस इज दी मिथाइल और इसके सामने बच्चों मैंने वही लिया है HBr। ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पे आपकी 3 रिएक्शंस लिए हैं, नेक्स्ट 4th रिएक्शन भी लेते हैं। 4th रिएक्शन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्रोमीन। कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है बच्चों, आप लोगों को डिस्कस करना मैंने बोला भी था कि आप लोग सॉल्व करके मुझे ये ग्रुप पे शेयर करना। ठीक है, तो जिन बच्चों ने किया है, जिन्होंने डाउट पूछे हैं, मैंने सभी बच्चों को डाउट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, हाँ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको अभी यहाँ पे दिए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है मैंने, एक कार्बन दे दिया मैंने, इस कार्बन से अटैच कुछ इस तरीके से, दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने कार्बन दे दिया है और इसके सामने बच्चों मैंने ऐड किया है यहाँ पे इस कंपाउंड के सामने HBr। यस, दिस इज HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ पे HBr को मैं फिक्स कर देता हूँ कि HBr के आपको 1 मोल गिवन है। ठीक है, ओनली 1 मोल इज गिवन। तो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे सन्मेश ने बोला है सर आई हैव सेंड माय आंसर्स टू यू। यस, आपने सेंड किए थे, मैंने देखा भी था, जहाँ पे जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक थी मैंने आपको बताया था, उनको फिर से ट्राई करो। क्लियर? यस, मैंने सभी का माइक अनम्यूट किया है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या आंसर बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सबसे पहले देखो पाइलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाने वाला है। तो यहाँ पे मिथाइल है और आपका ये मिथाइल है। ठीक है, तो दोनों के दोनों मिथाइल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले हैं, एज वेल एज आप यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज ये जो कार्बन आपके डबल बॉन्ड वाले हैं इनसे अटैच आपका जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा। तो इस पे अल्फा कितने हैं? 2। एक अल्फा 1 ऊपर वाला मिथाइल वाला हो जाएगा, ठीक है, एक तो अल्फा 1 ये हो जाएगा और अल्फा 2 ये। तो टोटल अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो आपके 6 बनेंगे हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। 3 हाइड्रोजन ऊपर मिलेंगे, 3 नीचे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो मिथाइल से मूव करेंगे टूवर्ड्स डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ से डबल बॉन्ड जो है ना ये मूव करेगा इस तरफ। क्यों? क्योंकि मिथाइल के साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, शेक में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इंडक्टिव के थ्रू, है ना। बिकॉज इंडक्टिव के थ्रू क्यों आएगा? बिकॉज इंडक्टिव बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और जो मिथाइल अटैच है वो आपके sp3 है। तो sp3 और sp2 में से sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो sp3 वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को sp2 की तरफ। या फिर आप ऐसे बोल लो कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जिसकी वजह से sp2 वाले जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे मिथाइल की साइड से, जो sp3 वाले हैं उनकी तरफ से। तो डेफिनेटली पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा बाहर की तरफ।
तो मूव कर चुका है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डेल माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। अब सामने दे रखा है ICl। अब क्वेश्चन हमारा ये है, परफेक्ट। तो दोनों मेथाइल हैं, आपको समझ में पूरा आना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, सिर्फ पाई को रोटेट नहीं कराना है कि किधर भी मन किया रोटेट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 मिथाइल ग्रुप है वर्किंग एज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। इसका आयोपेक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देखो, क्या मैं यहाँ पे इसको आइसो ब्यूटाइलिन भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसो, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है ना। इसको हम लोग अगर आयोपेक नेम की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसो ब्यूटाइलिन, आइसो ब्यूटाइलिन भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसमें रिएक्शन परफॉर्म होगी तो आपको पता है आयोडीन क्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक, क्लोरीन की अधिक होगी। तो आयोडीन पाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आएगा आपका माइनस चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होने वाला है, तो आयोडीन सबसे पहले अटैक करेगा आपके निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, वो अटैक कर देगा। क्लोरीन पहला स्टेप समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो स्टेप होता है, RDS होता है। सेकेंड स्टेप में जो क्लोरीन है वो अटैक करेगा आपके पॉजिटिव सेंटर की तरफ। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट आंसर बनेगा वो आपको देखो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से, यहाँ पे आप आयोडीन लिंक कर लो, यहाँ पे आप क्लोरीन लिंक कर लो, परफेक्ट। इसका आयोपेक नेम क्या होगा, इसका आयोपेक नेम क्या होगा बच्चों, बताओ जरा। नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग किधर से करें, जल्दी से बताओ मुझे, नंबरिंग किधर से करनी चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों जब दो आपके यहाँ पे हेलोजेंस आ रहे हैं तो वी विल मूव टुवर्ड्स कि बच्चों यहाँ पे अल्फाबेटिकली क्लोरीन आपका सबसे पहले क्लोज कहाँ मिलेगा, तो चाहे नंबरिंग ऊपर से करो चाहे यहाँ से करो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। तो प्रोपेन तो बन गया है प्रिंसिपल चेन के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे क्लोरो दिख रहा है, 3 पे आयोडो दिख रहा है, अल्फाबेटिकली 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल नीचे की तरफ है और बाकी आपका प्रोपेन, ठीक है। तो बहुत बार आयोपेक नेम के बेस पे या कॉमन नेम बेस के भी कंपाउंड आपके डिस्कस किए जा सकते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 3 आपको दे रखे हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बच्चों कैसे वर्क करते हैं, आपको पता है कि फ्लोरीन जो हेलोजेंस हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो ये फ्लोरीन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल विड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो 3 फ्लोरीन है तो आपके माइनस आई इफेक्ट तीनों के तीनों फ्लोरीन आपके शो करेंगे विड्रॉइंग। बाकी इसका अगर आयोपेक नेम की बात करेंगे तो बच्चों इसका आयोपेक नेम क्या होगा, नंबरिंग बताओ किधर से करूं बेटा, नंबरिंग की तरफ से करूं, डबल बॉन्ड की तरफ से करूंगा, बिल्कुल। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका नाम इसका हो जाएगा 3,3,3 ट्राई फ्लोरो प्रोप, और प्रोप के बाद आएगा 1 इन। आयोपेक नेम का भी रिवीजन चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे आपका ये आयोपेक नेम इसका हो जाएगा। बाकी इसके सामने जब HBr डाला गया है तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा, सामने फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन्स पाई बच्चों जो है ना वो इधर से इधर ही मूव करेंगे डेफिनेटली। तो इस पे चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव, इस पे चार्ज आएगा माइनस, ठीक है। अब आओ HBr, तो HBr में H प्लस होगा, Br माइनस होगा। तो सबसे पहले पहला अटैक इसका इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो अटैक हो जाएगा बच्चों माइनस की तरफ, ठीक है। बाकी Br का अटैक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस पोजीशन, करेक्ट है। तो इसका हमारा जो आंसर बनेगा कुछ यूं बनेगा, ध्यान दो। इसको अपन यहाँ पे इस तरीके से ब्रोमीन को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आया होगा, और बाकी यहाँ पे आपको फ्लोरीन 3 दे रखे हैं, तो 3 फ्लोरीन को आप यहाँ कर सकते हो कनेक्ट, 1 यहाँ 2 and 3, ठीक है। तीनों के तीनों फ्लोरीन आपके यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी कनेक्ट। बाकी यहाँ से आपका पाई अंदर गया था तो वहाँ पे माइनस माइनस पे H प्लस साइन मिल चुका है, बाकी नीचे आपका ब्रोमीन। अब इसका आपका ये जो HBr था देखो उसका एडिशन आपका ये पूरा का पूरा यहाँ से Br यहाँ पे आपको दिख रहा है और बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। इसका आयोपेक नेम क्या होगा संदेश, इसका आयोपेक नेम क्या होगा बताओ जरा। ब्रोमो की साइड से करें ना, भी फ्लोरो तो F से स्टार्ट होता है अल्फाबेट में, ब्रोमो B से स्टार्ट होता है, तो ब्रोमो सबसे पहले, तो नंबरिंग इधर से ब्रोमो के साइड से होगी, तो 1 पे ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। 3,3 प्रदेश ऐसी का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 पे ब्रोमो हो जाएगा 3,3,3 ट्राई फ्लोरो और आपका प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मिथॉक्सी दे रखा है। ठीक है, जो बच्चे आज ज्वाइन हुए वो पहले के लेक्चर्स देख लें। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, अगर उनमें कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर करके। बाकी जो अभी चल रहा है ये ऑलरेडी पहले चीजें हो चुकी है, उनका सिर्फ रिवीजन चल रहा है क्वेश्चंस के ऊपर। अब ध्यान दो बच्चों, यहां से क्या होगा बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा बताओ। ये फॉरवर्ड होना चाहिए कि फिर इधर बैकवर्ड। बिकॉज आपको जो मिथॉक्सी दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेंस भी दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी देख सकता है ना, बताओ मुझे। और ऑक्सीजन अपना माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ना, ये यहाँ पे जो मिथाइल है वो इस इलेक्ट्रॉन से इधर से विड्रॉ करेगा माइनस आई के थ्रू ऑक्सीजन, और यहाँ पे रेजोनेंस भी करेगा। लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर की मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो जो ऑक्सीजन है ना वो दोनों तरीके से वर्क कर रहा है, माइनस आई की तरीके से भी वर्क कर रहा है और प्लस एम की तरीके से भी वर्क कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन दोनों तरीके से वर्क करेगा, परफेक्ट। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि लोन जो रेजोनेंस जो कंजुगेशन है वो आपका डोमिनेट करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो रेजोनेंस वाला सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी आपकी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों में किधर से किधर कराऊं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो आपका लोन पेयर अंदर की तरफ मूव करेगा, तो पाई बच्चों बाहर की तरफ ही जाएगा। परफेक्ट समझ में आ रहा है सभी को, पाई बाहर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इधर से रेजोनेंस क्या करेगा, लोन पेयर से उसको पुश करेंगे तो पाई बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, एच को अटैक करा दो नेगेटिव सेंटर पे, इलेक्ट्रोफाइल है आपका एच प्लस, ये बी आर माइनस, तो माइनस अटैक करा दो इस पोजीशन पे। अब ना क्वेश्चन इज दिस, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होना चाहिए था, कोई अरेंजमेंट होना चाहिए था, कोई अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल मिथॉक्सी हो गया पूरा ग्रुप, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका ब्रोमीन, और इसके साथ यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिथाइल दिख रहा था, बाकी एक हाइड्रोजन आपको जो है वो HBr वाला ये अटैच होगा। इसका नाम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। इस कंपाउंड का बेटा नेम, एक तो ईथर की तरह दिख रहा है, अभी बीच में ऑक्सीजन है ना, इधर मिथाइल है, पूरा ये बड़ा ग्रुप इधर है, तो ईथर की तरह भी वर्क कर रहा है, बीच में ऑक्सीजन है, तो इसका नाम ऐसे भी तो हो सकता है। अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो मिथॉक्सी सेक्शन अलग निकाल दो, मिथॉक्सी अलग, मिथॉक्सी किस कार्बन से जोड़ा है, ब्रोमीन लगा है, इसको 1 दे सकते हैं, दिस इज 1 कार्बन। ठीक है, या आपका 2 कार्बन, या आपका 3 कार्बन, प्रोपेन की चेन हो गई है, तो मैं बोल सकता हूँ मिथॉक्सी, मिथॉक्सी देन हाइफन 1, और 1 पे आपका ब्रोमो है और बाकी आपका प्रोपेन है, तो मिथॉक्सी 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये भी नाम हो सकता है। दूसरा नाम क्या हो, ईथर के रिस्पेक्ट में मैं बोलूं, एल्कोक्सी अल्केन ना बोलूं, मैं सिंपल ईथर बोलना चाहूं, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपाइल। देखो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन देख रहे हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपाइल हो जाएगा, बाकी मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर है ना, 1 ब्रोमो, समझ लो यहां से दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी तरीके से मिल सकता है, और मैंने आपको ऑलरेडी आयोग पे डिस्कस किया है बहुत क्लियर, तो ये दोनों तरीके से नाम आप कर सकते हो, मिथॉक्सी 1 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पे आपका हो गया है ब्रोमो, बाकी प्रोपाइल ग्रुप इधर, और इधर आपका मिथाइल लगा हुआ है, और आपका बीच में ऑक्सीजन है, तो इट इज कॉल्ड ईथर। समझ में आ गया, मैं दोनों चीजें एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखा है क्या, ब्रोमीन हेलोजन है, लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, कंजुगेशन दिख रहा है, परफेक्ट। जब कंजुगेशन दिख रहा है तो पता है कि पाई किधर से किधर मूव करने वाले हैं, बाहर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका माइनस, H प्लस होगा, Br माइनस। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्यों और किस तरफ हो रहा है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब बाकी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या कोई रीअरेंजमेंट होना चाहिए, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सा यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके से एक ब्रोमीन पहले से जोड़ा था, नेक्स्ट ब्रोमीन आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और बाकी एक आपका हाइड्रोजन, ये H हो गया है, या आपका Br हो गया है। इसका नाम क्या होगा, नाम हो जाएगा, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 2 ब्रोमीन जहां पे लगे हैं नंबरिंग उधर से, ये कार्बन आपका 1 हो जाएगा, ये कार्बन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम होगा 1,1 डाई ब्रोमो मीथेन, 1,1 मीथेन या इथेन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या गिवन था, 2 कार्बन गिवन थे ना इसमें, एक कार्बन ये था एक कार्बन ये था, तो एथेन हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो हम लोग नंबरिंग इधर से होगी बेटा। नंबरिंग आप जब करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो नंबरिंग हमेशा करेंगे डबल बॉन्ड की साइड से, तो ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4 और एक कार्बन यहाँ पे होगा, ये 5 हो गया ना, पांचों कार्बन। इसका नाम क्या होगा, इसका आयोपेक नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, पेंट हो जाएगा पहले तो 5 कार्बन वर्ल्ड रूट, फिर 1 पे आपका अटैच है ENE और 4 पे अटैच है बायने, तो पेंट 1 इन 4 बायने, ये इसका आयोपेक नेम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इसमें रीअरेंजमेंट किस तरीके से हो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां से कहां हो, बिकॉज कंजुगेशन दिख रहे हैं कि आपको, वो देख लो, डबल सिंगल सिंगल, कोई कंजुगेशन नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि मैं डबल बॉन्ड को रोटेट कराऊं कि ट्रिपल बॉन्ड को रोटेट कराऊं, बताओ मुझे किसको रोटेट कराया जाना चाहिए। संदेश ने बोला है डबल बॉन्ड, बाकी किसी बच्चे का कोई आंसर। बेटा अनुरोध, माइक बेटा अनम्यूट करो, नहीं करना आपको, ठीक है ओके, बताओ चलो। सुजल, संदेश, यस बताओ, आप बताओ डबल बॉन्ड क्यों होना चाहिए, रीजन बताओ मुझे। सर ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई की तरीके से वर्क करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका जो कार्बन है वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, और sp2 आपका होगा डबल बॉन्ड वाला, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ऑब्वियसली आपने बोला है कि सर डबल बॉन्ड का, चलो मैं इसको ना यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार आपको क्लियर समझाने के लिए, ध्यान दो। इसको अपन ऐसे बुला लेते हैं, सपोज कार्बन ट्रिपल, थोड़ा और समझ में आएगा प्रॉपर। यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया था मैंने, अभी मैं क्लियर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इसके साथ ये कार्बन, और यहाँ पे लगा लेते हैं अपन डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से, और इसके सामने मैंने आपको दे रखा था HBr, क्लियर है। चलो अभी यहाँ पे जैसा अभी एक बच्चे ने बोला है कि सर ये जो कार्बन है दोनों ये sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, और ये जो बीच वाला कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। आप हाइड्रोजन को लगा लेना, बैलेंसिंग पूरी कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, करेक्ट है। तो अब यहाँ से आपको पता है कि s परसेंटेज sp का अधिक होता है, और यहाँ पे आपका s परसेंटेज sp2 कम है, और sp3 का तो वैसे भी कम है। तो क्वेश्चन है कि sp जो होगा ना, ये कार्बन, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना चाहेगा, क्लियर है ना, विड्रॉ करना चाहेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये भी है कि यहाँ पे sp2 दिख रहा है, यहाँ पे sp है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। तो जो sp3 वाला बीच में है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स इधर भी मूव करेंगे और इधर भी मूव करेंगे, दोनों साइड मूव कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज हमारी ये कहती है कि दोनों को जरा रोटेट करके देखो, और मैंने फिक्स किया था कि यहाँ पे इसका ना ये 1 मोल है, ओनली 1 मोल, एक ही मोल है, आप एक ही बार यूज कर सकते हो सिर्फ। तो सबसे पहले देखो पहले केस की बात करूं कि अगर, ध्यान से देखना, अगर मैंने इस पाई को इधर से इधर मूव कराया, बिकॉज पाई बाहर की तरफ ही जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर सीक्वेंस है। यहाँ पे जब ये पाई बाहर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। माइनस माइनस जो सेंटर है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है नेगेटिव वाला, उस पर जाके H+ अटैक कर देगा, यहाँ से निकलेगा H+ आयन। तो जो पॉजिटिव चार्ज बचा है, तो हम लोग बात करते हैं कि भाई पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का बहुत स्लो होता है, RDS होती है, तो वहां पे जब H+ आयन अटैक करेगा तो वो तो पॉइंट फिनिश हो जाएगा, नेगेटिव वाला सेंटर फिनिश हो गया बिकॉज H+ जाके वहां अटैक कर देगा। अब बात बची है पॉजिटिव, जो कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन विल डिफाइन की अगली स्टेप कैसे होने वाली है। तो कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। तो अभी देखो ध्यान से कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक केस में यहाँ पे बताता हूं, अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर जाएंगे, बाहर की तरफ भी जाएंगे, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा बताओ मुझे, पॉजिटिव आ जाएगा। इस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। मैं एक ही मोल की बात कर रहा हूँ, दो केस की बात कर रहा हूँ। पहला केस मैंने लिया कार्बोकैटायन का, ये दूसरा केस कार्बोकैटायन कैसे बनेगा वो भी समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान दो। दूसरा केस क्या होगा, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, उसको आप क्या करो कि वो डबल बॉन्ड भी मिलेगा, बिकॉज पाई विल शिफ्ट, तो पाई यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, तो इसलिए इसको ना अपन डबल बॉन्ड ही मानेंगे, ये डबल बॉन्ड। एक तो सेक्शन आपको ये मिल गया, पहला केस एल्काइन की साइड से। अभी दूसरा केस क्या है, दूसरा केस आपको दिखेगा एल्कीन के साइड से, तो एल्कीन के साइड से देखते हैं। तो पाई बाहर गया,
तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ये तो आपको ऑलरेडी इधर आपका ये CH2 वाला केस बन जाएगा, बिकॉज H+ आके यहाँ अटैक कर देगा। अभी जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, बात समझो। अभी पॉइंट क्या होगा कि भाई ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है अभी भी यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिनिश हो चुका है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बोकैटाइन बन रहा है, बनेगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बोकैटाइन बनेगा। तो क्वेश्चन है कि दोनों में से स्टेबल कौन है, दोनों में से अधिक स्टेबल कौन होगा। तो जहां डबल बॉन्ड है, जिस कारण पे डबल बॉन्ड है उसी पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली ये आपका अनस्टेबल होगा। ऑब्वियसली जो sp वाला है, जो अनसैचुरेटेड आपका कार्बोकैटाइन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो इन दोनों में से स्टेबल ही होगा। जब ये अधिक स्टेबल होगा तो उस केस में जो हमारा मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कहाँ होगा, एल्कीन वाला ही होगा। तो एल्कीन वाला जब मूवमेंट होगा तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एल्काइन डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से है यहाँ, और लास्ट में आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन हो गया है, और यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे, ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी नंबरिंग आपकी यहाँ से 1 2, देन आपका यहाँ से 3 कार्बन, देन ऊपर आपका 4, और यहाँ पे आपका ये हो चुका है, यहाँ पे मिथाइल बन जाएगा पूरा, और यहाँ अटैच हो जाएगा आपका ब्रोमीन। तो 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, करेक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका आपका आयोपेक नेम क्या होगा। आयोपेक नेम की बात करेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर लो, वो सबसे प्रीफिक्स में आते हैं। वर्ल्ड रूट आपको मिलेगा 5 कार्बन का, तो वो हो जाएगा आपका पेंट, और पेंट के बाद आ जाएगा नेचर ऑफ बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिखने का मतलब यहाँ पे हाइफन लगा लो, और 1 पे प्रेजेंट है YNE, और उसके पहले आ जाएगा 4 पे आपका ब्रोमो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 1 आयन। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनसैचुरेटेड कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कार्बोकैटाइन। सर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना डबल मल्टीपल बॉन्ड से। हाँ, यहाँ पे कहाँ फंक्शनल ग्रुप है, Br मतलब टू ब्रोमो नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, 2 ब्रोमो नहीं, ब्रोमो ब्रोमो वर्किंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट राइट नाउ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। एल्काइन एल्काइन के जो नोमेनक्लेचर थे ना वहाँ डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। ये अभी अभी यहाँ पे देखो, जब ऊपर वाला केस था, ध्यान दो, जब पहला ये मॉलिक्यूल्स गिवन था ना, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ये जो इसका जो रिएक्टेंट गिवन था उसकी नोमेनक्लेचर किधर से हुई थी, डबल बॉन्ड के साइड से, बिकॉज एल्कीन ENE की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर में। तो नंबरिंग इधर से होगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका क्या होगा, पेंट हो जाएगा। 1 पे ENE हो जाएगा, 4 पे YNE हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आपका रिएक्टेंट का नेम होगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या बनेगा वो समझ लो। प्रोडक्ट का नाम होगा आपका, जब हम नेमिंग करेंगे तो हम लोग एल्कीन जो दिख रहा है ना YNE, ये डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू हेलोजन। अगर हेलोजन की जगह यहाँ पे कोई बाकी फंक्शन ग्रुप होता तो यहाँ पे उसको, हाँ ये लोअर पैड फंक्शन ग्रुप है, इट इज जस्ट ब्रोमीन। हाँ बिल्कुल ब्रोमीन ही है ना, कोई ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा अटैच नहीं है। तो ब्रोमीन लोअर पैर फंक्शन ग्रुप है, तो उस केस में सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा किसके सामने, एल्किनो एल्काइन के सामने। तो इसलिए नंबरिंग हमारी ना यहीं से स्टार्ट हो। समझ में आ गया, क्लियर। यस सर। ओके थैंक यू। बिल्कुल, जिन भी बच्चों को डाउट हो, बच्चों माइक से भी के ओपन है, आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से सॉल्व करो इसे। क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिथाइल दिया मैंने, एक मिथाइल यहाँ दिया है, और इसके सामने बच्चों मैंने यहाँ पे ऐड किया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहाँ से ना मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में एरो के ऊपर लिखा है मैंने परऑक्साइड, मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों परऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये डिस्कस भी किया है मैंने, सनलाइट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, यूज कहाँ पे करते हैं बच्चों, ठीक है, सनलाइट होमोलिसिस के लिए में डेफिनेटली। और परऑक्साइड किया तो आपको समझ में आएगा। सेकंड लिखा है मैंने कैपिटल M रूल, मार्कोनिकोव रूल, मतलब तीनों जगह से मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया है CH3SH दे दिया मैंने, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, एक यहाँ पे ऑर्गेनिक आपका परऑक्साइड है, ठीक है, और प्लस आपको मैंने दे दी यहाँ पे सनलाइट। बताओ क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, कोशिश करो, डेफिनेटली आंसर बनेंगे, बिल्कुल जल्दी से कोशिश करो, कॉपी पेन निकालो और बताओ आंसर। यस
तो फर्स्ट केस बच्चों यहाँ पे इसने दिया है पेरोक्साइड, तो देखो बहुत ही इजी आंसर है। मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया था पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जो पेरोक्साइड वाला केस है, यस पेरोक्साइड वाला केस है, तो आपको पता है कि सर यहाँ पे ना पेरोक्साइड क्या करता है, वो फ्री रेडिकल, पूरा प्रोसेस याद है ना, फ्री रेडिकल को करेगा जनरेट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपका होने वाला है, फ्री रेडिकल एडिशन वाला सेक्शन है ना। पेरोक्साइड का मतलब फ्री रेडिकल एडिशन सेक्शन। और पेरोक्साइड डेफिनेटली कहां बच्चों वर्क करता है, HBr के साथ, आपको पता है अच्छे से। तो पेरोक्साइड प्लस HBr अगर है तो एंटी मार्कोनी की तरफ जाने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो रूल वर्क करेगा वो होगा एंटी मार्कोनी, कैपिटल AM रूल, एंटी मार्कोनिक रूल आपका वर्क करेगा। और नाउ कम्स की क्वेश्चन, आपका मैकेनिज्म कौन सा, रेडिकल एडिशन होने वाला है। सनलाइट कहती है कि होमोलिसिस के लिए, होमोलिसिस के लिए पेरोक्साइड विल ब्रेक, कल आपको मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ क्या बनना चाहिए, सीधा आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे क्या होना। अच्छा इसके आयोपेक की नेमिंग बात करेंगे तो ये 1 2 3 है ना, ऐसे आप इसकी नेमिंग डबल बॉन्ड के साइड से होगी। तो डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा यहाँ पे। ऑलरेडी देखो यहाँ पे 2 मिथाइल अटैच है, ठीक है, आप आयोपेक नेम लिख के भेज सकते हो, मैं चेक कर लूंगा। 2 मिथाइल पहले से ही प्रेजेंट है, एक कार्बन यहाँ पे आपको दिखेगा, बस HBr दे रखा है। तो एंटी मार्कोनिक क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट को, हाँ नेगेटिव पार्ट को वहां पे लगाओ जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, कुछ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ बाहर की तरफ लगा दो, सिंपल सा है ना। तो बाकी जो ग्रुप आपको दिखेगा तो Br को आप यहाँ लगा दो सीधा, बाकी एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा, हो गया हमारा आंसर सीधा सा। कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको चीजें पता है, मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ, सीधा आपको टिक करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर्स पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है मार्कोनिक ऑफ। तो मार्कोनिक ऑफ जो रूल है उसमें बेटा क्या होता है, आयोनिक प्रोसेस, क्या होता है, आयोनिक मैकेनिज्म होता है। ऊपर वाले में क्या होता है, फ्री रेडिकल। देखो जो पेरोक्साइड, मार्कोनिक में क्या होता है, आपको पता है HBr के सामने जब भी पेरोक्साइड आएगा तभी आपका आंसर बनेगा एंटी मार्कोनिक। बाकी HCl के सामने पेरोक्साइड आ जाए कोई इश्यू नहीं होने वाला है, वो आपको मार्कोनिक का ही आंसर देगा, ठीक है। HCl के सामने पेरोक्साइड आ जाए तो भी आपको मार्कोनिक का ही आंसर मिलेगा, HI के सामने पेरोक्साइड आ जाए तो भी मार्कोनिक का ही आंसर मिलेगा। बट एक स्पेशल केस है कि HBr के सामने जैसे पेरोक्साइड आएगा, वो स्पेशल केस मैंने रीजन उसका कल मैं दे चुका हूं आपका, एगोथर्मिक प्रोसेस दोनों स्टेप के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे HBr के सामने पेरोक्साइड आएगा तो एंटी मार्कोनिक बनेगा प्रोडक्ट मेजर। अब आते हैं मार्कोनिक। तो मार्कोनिक में प्रोसेस कौन सा होता है, आयोनिक मैकेनिज्म होता है, आपको समझ में आता है। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या आंसर बनने वाला है। पाई किधर से किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली पाई बाहर की तरफ ही मूव करेगा यहाँ पे, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव। तो सीधा आंसर बताओ जल्दी से, यहाँ पे आपका हो गया है मिथाइल, कोई रिअरेंजमेंट होने वाला है क्या, ये भी सोचो जरा, क्योंकि ऑलरेडी 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई रिअरेंजमेंट नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा ब्रोमीन, अंदर की तरफ पॉजिटिव है, और बाकी आपका बाहर जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन। बन गया हमारा आंसर, करेक्ट है। इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज आयोपेक नेम, इसका आयोपेक नेम कोई बताएगा मुझे, आयोपेक नेम किधर से होगा, किधर से भी कर लो यार, ब्रोमीन तो बीच में ही लगाए ना, ब्रोमीन तो टू ही पोजीशन पाएगा, किधर से भी कर लो, बिकॉज इट इज ऑल्सो मिथाइल ना, किधर से भी कर लो, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, किधर से भी कर लो। तो मैं कर देता हूँ 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे आपका ब्रोमो हो जाएगा, और 2 पे आपका एक तरफ मिथाइल हो जाएगा, बाकी आपका प्रोपेन हो जाएगा, सिंपल। लास्ट मॉलिक्यूल पे आते हैं, लास्ट एक्शन क्या कहती है। लास्ट एक्शन में आपको दिया है ये पेरोक्साइड। तो ये पेरोक्साइड बच्चों क्या बोलता है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होने वाला है वो फ्री रेडिकल के साथ ही होने वाला है। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो आपको दे रखा है एक अल्कोहल, थायो अल्कोहल, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, क्वेश्चन तो यही है। तो पहले इसके डिसोसिएशन को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लो, देखो ध्यान से। यहां से क्या मिलेगा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, तो वहां से मिलेगा एक आपका आरओ डॉट, हालांकि 2 आरओ डॉट मिलेंगे, एक रेडिकल आपको मिल जाएगा, आरओ डॉट मिलेगा ना, परफेक्ट। अभी इसी आरओ डॉट के सामने रिएक्शन अब परफॉर्म करेगा CH3SH, ठीक है। अब CH3SH कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और आरओ डॉट कैसा है, आपका रेडिकल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू रेडिकल, तो रेडिकल यहां से क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा CH3S डॉट, ये बनेगा H+ आयन रिलीज हो जाएगा ना, अरे एल्कोहल में से H+ बाहर जाएगा ना, ये वाला सेक्शन आपका क्या होगा, CH3O- H आपका बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से आपका बन गया है CH3S डॉट बनेगा, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ से रेडिकल, और H जो बाहर निकलेगा वो आपका अटैच किससे हो जाएगा, आरओ डॉट के साथ, तो वो आपका बन जाएगा फाइनली यहाँ से ROH, ये बन गया आपका एल्कोहल, और ये बन गया आपका रेडिकल।
अब ये ही रेडिकल क्या करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा और इसी से आंसर आपका बनने वाला है। तो क्या आंसर बनेगा, सामने एल्कीन दे रखा है, बताओ बच्चों। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ थोड़ा स्पेस के लिए, बाकी आप आंसर को बताओ। संदेश, यस, क्या आंसर बनेगा यहां से। तो अब ये आपका जो आंसर बनेगा वो देखो एंटी मार्कोनिक तो होने वाला है, वो आपको परफेक्टली समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ठीक। बाकी ये आपका यहाँ पे पहुंचेगा सल्फर, और सल्फर के साथ प्रेजेंट है एक आपका CH3, वो ज्वाइन हो जाएगा एंटी मार्कोनिक के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे आपका रहेगा H, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आंसर, ये बन गया प्रोडक्ट। इसकी नंबरिंग की बात करेंगे तो SHS3 जहां से दिख रहा है नंबरिंग वहीं से होने वाली है 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 2 आपका, ये दो सल्फर नीचे, 1 आपका ये हो गया है, 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 3 दोनों मेथाइल में से किसी को ले लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ बेटा इसका नाम, किसी बच्चों को पता है इसका आयोपेक नेम क्या होगा। तो ईथर है ना ये, थायो हाँ ईथर। बिल्कुल, ईथर, ईथर जैसा, जैसे अपन ईथर में बात करते हैं वही उसी तरह। तो देखो प्रिंसिपल चेन तो इधर हो जाएगी ना, ऑप्शन के इस साइड वाली, तो 1 2 3 इधर नीचे या फिर ऊपर कर लो, 1 2 3 ऊपर मिथाइल को दे दो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें एक पार्ट क्या दिख रहा है, 4 कार्बन का आइसोब्यूटाइल दिख रहा है ना, एक तरफ देखो, ये जो पूरा सेक्शन है ना, मैं अगर आपको यहाँ से बता पाऊं तो ये समझना ध्यान से कि ये वाला जो सेक्शन है ना, इट विल वर्किंग एज आइसोब्यूटाइल ना, 1 2 3, एक मिथाइल ऊपर लगा है, याद करो आइसो पार्ट कहाँ पे लगाते हैं, प्रीफिक्स है ना, सेकंड लास्ट और सेकंड कार्बन पे आपका मिथाइल होना चाहिए। तो दिस इज आइसोब्यूटाइल पार्ट, हम बोल सकते हैं ना आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल समझ में आ गया। और इधर आपका ये क्या है, मिथाइल, तो आइसोब्यूटाइल मिथाइल सल्फाइड, ये सल्फर है ना, सल्फर विल एक्ट एज ए सल्फाइड। अगर ऐसे नाम आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल आप कर पाओगे। और क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है, आपको वहीं छोटे से चीजें बदल दी जाएंगी, थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाएगा, वहीं पे आपको फंसाया जाएगा। इसका नाम, नाम भी लिखा हो सकता है बच्चों, नाम भी लिखा हो सकता है, कंपाउंड ना दे कोई इश्यू नहीं, आपको नाम लिख के देगा, तो उसमें आप कैसे काम करोगे। इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल मिथाइल सल्फाइड। एक इसका नाम और बन सकता है, और इसका नाम क्या बन सकता है बताओ मुझे, और इसका नाम मैं कैसे करूं। आइसोब्यूटाइल को ओपन कर दो, आइसोब्यूटाइल को ओपन कर दो आयोपेक के अकॉर्डिंग, तो 2 पे मिथाइल बोलूं मैं, देखो 2 पे मिथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल हो जाएगा, नीचे 3 कार्बन है, प्रोपाइल हो जाएगा, बताओ समझ में। तो 2 पे मिथाइल, नीचे आपका प्रोपाइल, इधर आपका सल्फर के साथ मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल, बाकी आपका सल्फाइड। आइसोब्यूटाइल बोल लो, या आइसोब्यूटाइल को ओपन करके भी लिखा हो सकता है 2 मिथाइल प्रोपाइल, बात समझ में आ रही है, करेक्ट है। सर वो ऑक्सो सिस्टम की तरह किया जा सकता है क्या इसका नेम। नहीं नहीं, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, ऑक्सो सिस्टम की तरह नेमिंग करोगे, बट यहाँ पे इसे आप ईथर नहीं बोल सकते ना सीधा, ऑक्सीजन होगा तभी इसको हम ईथर बोल सकते हैं, थायो ईथर वाला सेक्शन हो सकता है, थायो ईथर आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, करेक्ट बनेगा। आप ऑक्सो सिस्टम फॉलो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में सर ना वो थायो, हाँ जोड़ना चाहिए अब ना वहाँ पर। जैसे हम लोग वहां पे ऑक्सो यूज करते हैं, मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं ना, प्रिंसिपल चेन में हम ऑक्सीजन को भी काउंट करते हैं, और ऑक्सीजन को एज ए कार्बन हम लोग ट्रीट करते हैं ऑक्सो सिस्टम के अंदर, तो सल्फर को भी यहाँ में ना कार्बन की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, 2,3,5 पे ऑक्सो लगा हुआ है, लेकिन ऑक्सो जो ऑक्सीजन है उसको हम प्रिंसिपल चेन में ही काउंट करते हैं, कार्बन जरूर आपके 3 4 हो जाए, लेकिन वो जो ऑक्सीजन है ना वो भी काउंट किए जाएंगे एज ए कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सल्फर है, तो हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो यूज करते हैं, सल्फर के लिए सल्फो वर्ड यूज कर सकते हैं ना, सल्फर के लिए हम सल्फो वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरीके के नेम अभी तक मुझे मिले नहीं है, ठीक है, बहुत सारे मैंने भी सर्च किया है, लेकिन मैं बना सकता हूँ वो ठीक है, कोई रूल सही है बिकॉज ऑफ ऑक्सो सिस्टम, लेकिन जब आपको एज इट इज आइसोब्यूटाइल और पूरा सेक्शन आपका मिथाइल सल्फाइड वाला सेक्शन इस तरीके से नेम लिखे गए हैं बहुत जगह, तो मैंने आपको बता दिया, ऑक्सो को फॉलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वैसा नेम आपको जनरली अभी आपको अभी आया नहीं है इस तरीके से, अगर आएगा तो जरूर मैं बताऊंगा, बाकी जितना जो अभी था वो मैंने आपको बता दिया, ऑक्सो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। समझ में आ गया, पहले इतना बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, रखा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है इस तरीके से, कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को,
आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। CH बेटा क्वेश्चन नहीं करोगे तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके मार्क्स ज्यादा आए कम आए। पेपर में वैसे बनाऊंगा डिफिकल्ट लेवल जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जैसा मैं बनाता हूँ। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जितने क्वेश्चन देता हूँ वो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाउट को पूछ लो, ठीक है। कॉल करके भी मैं समझाता हूँ, लेकिन डाउट पूछ लोगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान दो बच्चों। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। ऊपर आपको दिया है पेरोक्साइड, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। बेंजोइल पेरोक्साइड हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यहां से क्या आंसर बनने वाला बताओ। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ टाइम तो ओवर हो चुका है, अब बताता हूँ। देखो सबसे पहले बच्चों क्या है, ये ऊपर आपको दे रखा है पेरोक्साइड, ठीक है, ये आपको दे रखा है पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के साथ सनलाइट है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम याद करो, मैंने बताया था पेरोक्साइड में क्या हुआ था। पेरोक्साइड आपका सनलाइट की प्रेजेंस में पहले ब्रेक हुआ था। तो कोई सा पेरोक्साइड ले लो यार, सीधा लिख लो इसको, ROR, कोई सा भी ले लो यार। बीच में से ऑक्सीजन टूटने वाला है, ये इधर जाने वाला है, ये इधर जाने। मैकेनिज्म भी पूरा आपको बताया था, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म बताया नहीं था, बताने के बाद ही पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। तो देखो यहां से एक रेडिकल मिल चुका है RO डॉट, परफेक्ट। सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ये जो पेरोक्साइड है दैट विल ब्रेक, बन चुका आपका फ्री रेडिकल्स। अब बच्चों इसके सामने जो मेन रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट। अब रिएजेंट जो है ना, अब वो बेटा आएगा इसके सामने, इस पेरोक्साइड के सामने, इस रेडिकल्स के सामने। तो रेडिकल के सामने अगर ये आएगा आपका, तो यहाँ से बेटा कैसे, हाइड्रोजन, एक कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, दिस इज क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म। तो एक क्लोरोफॉर्म के सामने जैसे रेडिकल आएगा, तो क्लोरोफॉर्म इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आपको पता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आपका रेडिकल नहीं है, एंड दिस इज फ्री रेडिकल। तो मैंने बोला है फ्री रेडिकल कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहां से क्या होगा, बात समझना ध्यान से। जब इन दोनों की रिएक्शन परफॉर्म होगी, तो परफॉर्म होने के बाद ना यहाँ से H डॉट बच्चों रिलीज हो जाएगा। तो एक तो आंसर बन जाएगा ROH, एल्कोहल बन जाएगा सीधा। और दूसरा आंसर ध्यान दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब सामने क्या है कि अगर सामने रेडिकल है, तो मैंने बोला था एक बार आपको याद करो क्लास के अंदर, कि सामने अगर मैं खड़ा हूं तो आप वैसे रिएक्ट करोगे, सामने देसाई सर खड़े हैं तो आप वैसे रिएक्ट करोगे। सामने कौन है आपका, रेडिकल, तो रेडिकल के सामने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी रेडिकल ही बनाएगा, ठीक है। जो बॉन्ड बी का वो आपका ब्रेक कर जाएगा, तो H यहाँ पे आराम से रेडिकल बना लेगा, तो H डॉट बाहर निकलेगा, तो RO डॉट प्लस H डॉट बन जाएगा एल्कोहल। पृथ्वी, जब मैं बोलता हूँ बेटा ऑन करने के लिए, तब आप बताते नहीं हो। ओके, तो यहां से देखो आपका बन चुका है एल्कोहल, परफेक्ट। एक तो एल्कोहल बन जाएगा, दूसरा हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, दूसरा आपका बन जाए कार्बन के साथ आएंगे आपके 3 क्लोरीन और यहाँ पे आपका डॉट। ये बन गया आपका यहाँ पे मेन रिएक्टेंट, या आपको आप बोल सकते हैं कि मेन जो रिएजेंट है, जो अटैकिंग स्पीसीज आपकी आ चुकी है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके बॉन्ड पेयर से, सिग्मा से हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये डेफिशिएंट है कि नहीं, बिल्कुल डेफिशिएंट है। अब आप यहाँ से आंसर निकाल पाओगे। अब बताओ मैं प्रोसेस को कैसे करूँ, बताओ बच्चों, प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होगा, प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होगा। तो सबसे पहले पता है पाई किधर से किधर मूव करेगा, बताओ बच्चों, पाई किधर से किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली पाई ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। पाई ऊपर की तरफ जाएगा, तो ध्यान से ये देना कि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो आप ध्यान से देख लो एक बार, ये यहाँ से डबल बॉन्ड है, इसके सामने आ जाएगा C डॉट और इसके सामने 3 क्लोरीन। अब क्वेश्चन हमारा पता है क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि सामने ये जो गिवन स्पीसीज ये कैसे एक्ट करेगी इसके सामने, बताओ। ये तो रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, कोई बताना चाहेगा, कोई बच्चा बताना चाहेगा ये कैसे एक्ट करेगी। तो देखो बच्चों, हो सकता है कि आपको अलग टीचर ने सीधा बोल दो कि इसको उठा के चिपका दो, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आप अगली स्टेप, अगली क्वेश्चन में गलती कर दोगे सीधी, -1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे बोलोगे, अब ये समझ लो यहाँ पे होगा क्या, फ्री रेडिकल सामने है, किसी को, किसी बच्चे को बोलना है, पृथ्वी। हेलो सर। हाँ बताओ बेटा।
जब रेडिकल सामने आएगा तो पाई बॉन्ड एक ब्रेक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन उस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ऐसे ब्रेक हो गए। परफेक्ट रेडिकल परफेक्ट, बिल्कुल सही। एक सेकेंड, ये कोई बच्चा डॉट, इसने डॉट बना के रखा है ना आईडी में, उसको मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। आप बाहर ही जाओ। चलो, आपने बिल्कुल से आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां से पाई में ना वन इलेक्ट्रॉन ए से ऊपर की तरफ कार्बन की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसे जाएगा। बिल्कुल से आपने आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये सीएल, ये जो फेडिकल दिख रहा था, इसका अटैक कहां पे कराना चाहोगे, बताओ आप मुझे। बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ? रिंग रिंग की तरफ। रिंग की तरफ कराओगे, अंदर की तरफ कराओगे, बट क्यों? बिकॉज ये पेरोक्साइड, आप सुनो ध्यान से, पेरोक्साइड क्या करता है, एंटी मार्कोनी करता है ना। यस सर। एंटी मार्कोनी करता है ना, यस। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक करता है, तो आप ध्यान से मुझे बताना कि एंटी मार्कोनिक तो ये कहता है कि आपका जो भी स्पीसीज है उसको वहां पे अटैक करो जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो बाहर हाइड्रोजन कम है, होंगे ना बाहर हाइड्रोजन, दो अंदर एक पे यहाँ पे जीरो भी है। तो आप बताओ किधर होगा? किधर होना चाहिए? हेलो सर। हाँ, यस। एंटी मार्कोनिक ऑफ सिर्फ HBr के प्रेजेंट में होता है ना? अच्छा, HBr की प्रेजेंस में होता है, यही तो गलती है, यही तो मिस्टेक है। यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही हो रही है कि मैं जब बोलता हूँ ना यह सर्टिफिकेशन वाली बात कि HBr के सामने ही होगा, अगर HBr जैसा कंपाउंड आ गया तो अगर आपको मैंने क्लास में भी एक बार डिस्कस किया था नाइट्रेशन के ऊपर कि नाइट्रेशन में हमेशा हम HNO3 के साथ H2SO4 यूज करते हैं, वो ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन है, हर कोई बोलेगा। लेकिन HNO3 और उसके साथ अगर आपका कोई एक ऐसा एसिड आ जाए, भाई H2SO4 को रिलीज कर दो, कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो NO2 प्लस को रिलीज करे, तो वो भी तो आपका वो भी तो आपके NO2 प्लस को रिलीज कर सकता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर एक बच्चा का रिजल्ट दे सकता है, क्या दूसरा बच्चा भी उसके बारे में मार्क्स ला सकता है ना? बिल्कुल ला सकता है। तो वही तो चीज है कि अगर HBr दे सकता है तो HBr जैसे और कंपाउंड भी आपके एंटी मार्कोनी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन वो छोड़ो आप, अभी यहाँ पे रिलीजमेंट पॉसिबल होगा नहीं, उसको छोड़ दो आप, एंटी मार्कोनी छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको छोड़ दो। अब मुझे बताओ अगर ये सीएल डॉट यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे, क्या ये अटैक कर पाएगा? बिकॉज जो बल्कि से तीन तीन क्लोरीन आपको दिख रहे हैं, एक कार्बन के साथ तीन क्लोरीन, ऑब्वियसली उसके पास बल्किनेस है, क्या वो अगर अटैक करा भी दोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन बढ़ जाएगी ना। मतलब इस 5 कार्बन का जो साइक्लो आपका जो रिंग दिख रहा है, साइक्लिक रिंग है, उसके पास स्ट्रेन विल इंक्रीज, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ऊपर मिथाइल हो जाएगा, समझो ध्यान से। और नीचे की तरफ 5 कार्बन की जो रिंग है उनके पास स्ट्रेन लोड बढ़ जाएगा भाई, सब 5 क्लोरीन रिपल्शन फील कराएंगे, तो वहां पे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा ना। आप सीधा सा लॉजिक समझ लो। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा उसमें जो भी आपका लगेगा, जो आपको रिएजेंट मैंने दे रखा फेडिकल वाला, तो यहाँ पे आपका ऐड होगा हाइड्रोजन और बाहर की तरफ आपका लग जाएगा यहाँ पे कार्बन, इसके साथ 3Cl। दिस इज मेजर प्रोडक्ट और यहाँ से आपको मिलेंगी 4 मार्क्स, करेक्ट, कोई इसमें इशू नहीं होगा। अब नाउ कम्स के सर इसका नाम क्या होगा? तो जो बना था रेडिकल आपका, इसका नाम पहले बताओ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा इसका नाम? मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन, मिथाइलिन बाहर वाला जो, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन, मैं लिख देता हूं मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन इसका नाम होगा। लास्ट जो बना प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे उसकी नोमेनक्लेचर किधर से करूं मैं, कहां से होगा नेम? हाँ बताओ बताओ, सभी लोग बताओ। यहाँ पे रिंग दिख रहा है ना नीचे, ऊपर यहाँ पे आपका कार्बन के साथ 3 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, मैं किधर से नंबरिंग करूंगा? ये 1 हो जाएगा, ये 2, बिकॉज 5 कार्बन के रिंग नीचे है। इसका नाम होगा 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथाइल, ट्राई क्लोरो इथाइल, और बाद में आपका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? ये इसका आपका नेम हो जाएगा। तो आईपीएक नेम भी आ सकता है, तो उसको भी आप लोग टिक कर सकते हो। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। अब चलो आंसर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बेंजीन, इसके साथ अटैच है आपका डबल बॉन्डो और यहाँ पे अटैच है डबल, और इसके सामने लिया है मैंने HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्वेश्चन ये है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। जो भी डाउट्स हो बच्चों प्लीज पूछो, ठीक है। अभी जो गिवन क्वेश्चन है ये कैसे बनेंगे, क्या होगा, ठीक है। मैकेनिज्म पहले हो ही चुका है, क्या आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। CH3, नाउ दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ दिस इज CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। यहां से आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। वैसे भी पूछ सकते हैं कि टोटल मेजर प्रोडक्ट, टोटल मेजर प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में कितने बनेंगे, ठीक है। इनके मैं ऑप्शंस कर देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 1, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2, दिस इज 2 ओनली, एंड थर्ड ऑप्शन में दिया मैंने आपको 4, और नेक्स्ट ऑप्शन में दिया मैंने आपको 3। ये कुछ ऑप्शंस हैं, बताओ जरा। आंसर किया है, थैंक यू। देखते हैं। तो देखो फर्स्ट में जैसा आंसर किया है अभी संदेश ने, तो उसी तरीके से मैं करूंगा। यहाँ पे देखो इजी ट्रिक है बच्चों, सीधा सा सामने क्या दिख रहा है आपको, H+ साइन, यहाँ से Br-। मुझे बताओ ये क्या करता है। हाइड्रो हैलोजन दे रखा है ना, हैलाइड्स दे रखा है, तो इसके सामने पूरा का पूरा बेंजीन। तो बेंजीन वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन्स तो आपके रिएक्शन करने वाले हैं नहीं, बिकॉज बेंजीन बच्चों करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसे यहाँ पे करने कोई भी चांस है नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक। दूसरा ये कि ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है, तो ये बच्चों क्या करता है, ये करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, परफेक्ट। नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पे ये अनसैचुरेशन, तो यहीं पे आपका काम होने वाला, बाकी सारे पार्ट को कर दो साइड। तो पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज किधर कुछ भी जोड़ के बैठ जाओगे। तो ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो HBr का 1 मोल से कुछ भी दिया है तो 1 मोल मान लेना है, ठीक है। ये तो मोल से बदल बदल के देगा वो, डिपेंड अपॉन ऑप्शन की कैसे भी आंसर आपको चूज करना है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पाई सिंगल अंदर पाई, रेजोनेंस हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पाई को मैं किधर मूव कराऊं, ऑब्वियसली पाई बाहर की तरफ यहाँ पे जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर बहुत ज्यादा है तो बाहर की तरफ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। प्लस वाले H+ अटैक कहाँ पे करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। करा लो आप इजिली, इसको उठा के यहाँ लगा लो, इसको उठा के यहाँ लगा लो। बात समझ में आ रही है। बस डबल बॉन्ड फिनिश, आंसर आपका सामने बन जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है, उस क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे यहाँ पे, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, इसके सामने है HCl, टोटल मेजर प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं। तो देखो बच्चों सीधा सा है, आप कुछ नहीं, पाई को किधर भी घुमाओ कोई दिक्कत नहीं है, पाई को फॉरवर्ड बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो पाई को आप इधर लेके आओ, चाहे पाई को इधर लेके जाओ, किधर भी लेके आओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आप देख लो, जहां से यहाँ से रिलीज होगा H+ साइन और Cl- है। H+ साइन का अटैक करा लो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, और Cl- अटैक करा लो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो सीधा आंसर बना लो कार्बन 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 कार्बन, एक तरफ Cl लगा लो, एक तरफ लगा लो आप हाइड्रोजन, बाकी बीच में आप बैलेंस ही पूरी कर लेना। अभी क्वेश्चन किसमें, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने, मेजर प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट पूछे हैं, पॉसिबल नहीं पूछे हैं। पॉसिबल पूछता तो पॉसिबल का मतलब होता है मेजर प्लस माइनर। अगर क्वेश्चन में लिखा है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे, तो मेजर प्लस माइनर दोनों को ही मुझे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसने टोटल मेजर पूछे हैं, तो फिर यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल प्ले हो जाएगा। कैसे, बहुत से बच्चे 1 ऑप्शन करेंगे लेकिन 1 गलत है। अब यहाँ से क्या देखो, ये जो कार्बन दिखेगा ये कार्बन होगा कायरल सेंटर कार्बन, यहाँ पे CH3 है, क्लोरीन, इधर आपका C2H5, नीचे हाइड्रोजन, तो दिस इज कायरल सेंटर कार्बन। अगर कायरल सेंटर कार्बन है तो यहाँ से 2 आंसर आपके बनने वाले हैं, एक आपका डेक्स्ट्रो वाला, एक आपका लीवो वाला। बात समझ में आ रही है। DOL 2 कंपाउंड आपको मिल सकते हैं टोटल मेजर प्रोडक्ट में, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। बताओ सभी को यहां तक समझ में आ गया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज करनी है, परफेक्ट है, हाँ बिल्कुल स्टीरियोकेमिस्ट्री ही यूज करनी है, उसके बेस पे ही आंसर बनेगा। क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक। हेलो सर, पूछो। ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पर कार्बोनिल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो नहीं सकता क्या।
मुझे ये बताओ, जो आप जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हो, वो सबसे पहले समझो यहाँ पे तीन चीजें हैं। कराने को तो आप कुछ भी कराओ, आप लिक्वियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा लो, H+ सामने से लेके आओ, आपके 4 सेंटर प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4, यहाँ से आप रिलीज कर दो, कोई इश्यू नहीं है मुझे, ठीक है। अभी यहाँ से जो ऊपर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उससे भी करा लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ब्रोमीन लगा लो आप, ऊपर आप OH बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एल्कीन, कार्बोनाइल और बेंजीन, इन तीनों में से जो रिएक्शन का जो रेट है वो सबसे फास्ट HBr के साथ कौन करने वाला है? क्वेश्चन हमारा ये है, पूरी बात समझना। HBr जो है हाइड्रोजन हैलाइड है, उसके सामने जब आपको एल्कीन मिल ही चुकी है, यही तो मैं समझा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैं एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे जरा बताना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आपके सामने दो चीजें हैं, दो लोग खड़े हुए हैं, करेक्ट है, आप दोनों में से प्रायोरिटी किसको अधिक दोगे? तो प्रायोरिटी अधिक उसको दोगे जिसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा होगा। आप मुझे सिंपल तरीके से बताओ, तो जो कार्बोनाइल है, जो बेंजीन है, जो एल्कीन है, उन तीनों में से एल्कीन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्टिविटी रेट है, वो आपके हाइड्रोहेलोजन के साथ परफेक्ट मैक्सिमम होती है, मेजोरिटी में होती है, बाकी के साथ रिएक्शन रेट आपका इतना मैक्सिमम में नहीं होता है। ये बात समझ लो। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उनके साथ कौन कौन से ग्रुप कैसे अटैक करने वाले हैं वो भी सेक्शन में आएगा एडिशन के अंदर। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर एल्कीन, कोई भी बड़ा कंपाउंड गिवन है, अगर उसमें एल्कीन प्रेजेंट है, एल्काइन प्रेजेंट है, तो उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। और उसके अंदर भी बताया मैंने, एल्कीन और एल्काइन में से कौन अधिक आपका एक्टिविटी रेट शो करेगा, तो एल्कीन शो करेगा, बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा यही था कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज आपको कुछ भी देख सकती है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, आपने सही पूछा है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चन में एल्कीन अगर आपको दे रखा है तो उसके साथ हाइड्रोजन हैलाइड का जो रिएक्टिविटी रेट होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। इतनी बात मेरी समझ में आ गई है? तो बताइए। यस सर। किसी बच्चे को अभी कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं चलने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके चलो, बाकी क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप उनको सॉल्व करना ट्राई करना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ HOX। अभी मैं एडवांस सेक्शन की कुछ क्वेश्चंस मैंने साइड कर दिए हैं जानबूझ के, ठीक है, आपको दूंगा मैं, उससे आप ट्राई करना और डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ HOX की बात करते हैं बच्चों। तो देखो HOX का सिंपल मतलब आपको OHOX की जगह और क्या लिखा मिल सकता है सर? तो यहाँ मिल सकता है H2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल। जो बच्चे इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखते हैं या जो बच्चे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं अभी, उनको ये समझ में आ जाएगा कि H2 के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल आएगा, H2 इज अ डाइहेलोजन, इसके सामने वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा। तो देखो बच्चों, HOX गिवन हो या H2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल गिवन हो, संदेश बताओ HOX का नेम क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपको पता होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। H2 के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल लिखा हो या बच्चों HOX लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। अभी ध्यान से यहाँ पे देखना कि H2 के साथ लिखा है मैंने वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनता है आंसर? तो एक बच्चों बनता है HOX और दूसरा बनता है आपका HX। संदेश HOX का नाम बताओ जल्दी से, क्या नाम होगा? हाइपोहैलस एसिड होना चाहिए क्या? हाँ, ब्रोमस एसिड, बिल्कुल, है ना, हाइपोब्रोमस एसिड। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है X तो दिस इज हाइपोहैलस एसिड, राइट? हाइपोहैलस एसिड बच्चों, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज हाइपोहैलस, ठीक है, हाइपोहैलस एसिड इसका नाम होता है, ठीक है। जो बच्चे इनऑर्गेनिक के लेक्चर अगर देखते हैं तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हाइपोहैलस एसिड इसका नाम होगा। तो या तो बच्चों H2 प्लस वाटर गिवन है या HOX गिवन है, उन दोनों का मतलब सेम ही होगा। विघ्नेश, इनऑर्गेनिक का पार्ट है लेकिन कोई इशू नहीं है। नाउ कम्स यहाँ पे आपका X क्या क्या हो सकता है? X फ्लोरीन बच्चों नहीं होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है और आपका आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये तीन ही आपको देखने को हेलोजन मिल सकते हैं। और यहाँ से बच्चों जब कंपाउंड बीच में बनते हैं इंटरमीडिएट, उसका नाम आपका रहता है, मैं बताऊंगा, हेलोहाइड्रीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोहाइड्रीन का बीच में होगा आपका फॉर्मेशन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि अगर मैं बोलूं बच्चों कि हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन अगर बच्चों प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में, तो एल्कीन के साथ बहुत ही अच्छा है साइक्लोहेलोनियम आयन। हाँ बताऊंगा, क्लासिकल कार्बोकैटायन नॉन क्लासिकल वाला सेक्शन करूंगा डिस्कस। यस संदेश, बिल्कुल।
तो यहाँ से आप अगर क्लोरीन और ब्रोमीन अगर या आयोडीन अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आते हैं तो डेफिनेटली वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं और बच्चों फॉर्म करते हैं आपका हेलोहाइड्रीन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अभी बताया यहाँ पे एक बच्चे ने आंसर कि नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन से यहाँ पे कार्बोकटाइन हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, ईएम सोडियम है ना, कार्बोनियम, तो ईएम जहाँ पे आता है वहां पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो देखते हैं बच्चों इसका प्रोसेस कैसे होगा। तो जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज एल्कीन, और इसके सामने बच्चों लिया है मैंने वही X2 के साथ ले लिया मैंने वही वाटर मॉलिक्यूल, या फिर मैं और करके लिख लूं HOX ले लूं, तो दोनों का मतलब वही सेम होगा। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ से क्या आंसर बनना चाहिए। तो सीधा मैं आंसर लिखूं तो सीधा देखो बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल तो कोई इश्यू नहीं है, सीधा आंसर बना लो X यहाँ पे एंटी एडिशन होगा और ये बन जाएगा OH ऊपर, ठीक है, और बाकी बन जाएगा यहाँ से आपका HX। तो HX तो रिलीज होने वाला है ही ना यहाँ से, वो तो रिलीज हो ही जाएगा और ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, और यही जो प्रोडक्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं हेलोहाइड्रीन। दिस इज कॉल्ड हेलोहाइड्रीन, यही आपका हेलोहाइड्रीन है। अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि सर इसका मैकेनिज्म कैसे हो, तो उसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखो मैकेनिज्म बहुत ही इजी है इसका। मैकेनिज्म के अंदर बच्चों सबसे पहले आपका ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके सामने बच्चों में लेके आया X2, ठीक है। अब X2 जब लेके आया तो क्वेश्चन हमारा ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करें, ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करें। तो क्या डायरेक्ट जो X2 की हम बात करते हैं X सिंगल बॉन्ड X ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। अब मुझे ये बताओ क्या X2 ब्रेक कर सकता है डायरेक्ट, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, बराबर है। ध्यान से देखना दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, क्या आपके हेलोजन में वो प्लस और माइनस वाला सीक्वेंस डेवलप हो सकता है बच्चों। क्या कि बोलोगे सर तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कर दो एक तरफ कम कर दो, तो यहाँ से बहुत सारे बोल देते हैं टीचर कि सर ये X प्लस है X माइनस है। दिस इज रॉन्ग आंसर, ये गलत आंसर है, ये नहीं बनने वाला, बिकॉज हेलोजन में दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो उस केस में क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पे कोई भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, तो रेडिकल वाले चांस कुछ हो ही नहीं रहे यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही हो सभी को, सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट वगैरह होती तो फिर आपका ये क्या कर जाता, ये फिर आपका यहाँ पे फेडिकल फॉर्मेशन कर लेता है X2। लेकिन यहाँ पे सीधा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज सामने कौन है, सामने आपको दे रखा है बहुत ही जबरदस्त अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, एल्कीन है, यहाँ पे पोलरिटी देखने को मिल सकती है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस बच्चों बहुत ही आसान है, ध्यान दो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो दिख रहा है इसके साथ बच्चों जो आपका हेलोजन होगा ना वो इस तरीके से X सिंगल बॉन्ड X इस तरीके से आएगा, और जो हेलोजेनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो अपनी पावर को यूज करेगा, अपनी पावर को यूज करने वाला है, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से क्या सही होती है, ज्यादा होती है, बहुत ही सही है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये करेगा विड्रॉ। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा X, जो X क्लोज में होगा, बिकॉज दोनों X आपके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर X के साथ कुछ और पार्ट होता तो फिर उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ से जैसे एक्सेप्ट करेगा तो X के पास चार्ज क्या आएगा बताओ जल्दी से, माइनस आएगा, आएगा ना, सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पे भी चार्ज डेल्टा प्लस, क्यों, क्योंकि हेलोजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पावर यूज किया है, उसके वजह से उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, समझ में आ रहा है। उनके पास प्लस प्लस, नीचे आपका माइनस। लेकिन जो लास्ट वाला हेलोजन है, अब इस हेलोजन ये भी हेलोजन क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरीके से इस X के पास हो जाती है शिफ्ट, पूरी तरीके से समझ लो ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ भी शिफ्ट होगी, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अरे भाई जब ये विड्रॉ करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, नीचे वाले की कम हो जाएगी उससे कंपैरिजन में, उस X के कंपैरिजन में। तो नीचे वाला भी क्या करेगा, फिर विड्रॉ करेगा बराबर करने के लिए। तो नीचे जब ये विड्रॉ कर लेगा तो उस केस में क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी एट एन इंस्टेंट मैक्सिमम, और मैक्सिमम होने की वजह से दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड कर जाएगा ब्रेक। मेरी बात समझो ध्यान से, ये बॉन्ड कर जाएगा ब्रेक, और ब्रेक करने से बच्चों यहाँ से X माइनस की फॉर्म में ये बाहर सॉल्वेंट में चला जाएगा, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, समझ लो ध्यान से, सॉल्वेंट में चला जाएगा। अब ऊपर वाला बचेगा X प्लस की फेज में, तो ये जो स्पीसीज है ना वो क्या मिलेगी, ध्यान दो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव लगा लो, और यहाँ पे आपका जो X पार्ट है उसके साथ भी आ जाएगा आपका डेल पॉजिटिव। ये सेक्शन आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा। या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, सभी को बात क्लियर हो रही है। तो यही तो बच्चों आपका है ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन इंटरमीडिएट, हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज कॉल्ड
साइक्लोहेलोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेलोनियम ईएम आयन, और यही बच्चों होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या मुझे बताओगे बच्चों क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज कार्बोकैटायन, कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, उसके नीचे हेलोजन लगा हुआ है, तो अब वो पॉजिटिव चार्ज ना तो इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है कार्बन वाला, तो वो कार्बोकैटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स हो चुका है, वो किधर भी मूव नहीं करने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म को बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म, और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था क्लासिकल मैकेनिज्म, जहां पे आपकी चीजें ब्रेक हो रही थी, इलेक्ट्रोफाइल अलग न्यूक्लियोफाइल अलग, वो बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म, जो सिंपल प्रोसेस है। नॉन क्लासिकल के अंदर क्या होता है कि आपका जो हेलोजन है या हेलोजन जैसे जो एलिमेंट कंपाउंड है वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को फिक्स कर देते हैं, बिकॉज जो यहाँ बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट वो साइक्लिक पार्ट होता है, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने, मैं लिखूंगा यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट होने का चांस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग क्लासिकल के अंदर कर रहे थे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, अपन इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक परफेक्ट, सभी क्लियर? बताओ बच्चों, सभी को समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से, अब यहां से जो X माइनस गया था पानी के अंदर, अब ये क्या करेगा? अब एक सेकेंड, सन्मेश, कौन सा वाला सेक्शन आपको समझ में नहीं आया बताओ जरा मुझे, सन्मेश। मोराली को तो समझ में आ गया। X2 का मतलब क्या, कौन सा सेक्शन है यार? आप बोलो मुझे, यू कैन स्पीक यार। इंतजार करता हूँ। वो आपने जो X2 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ना, वो समझ में नहीं। X2 का इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस? हाँ, वो उस नीचे वाला यार मेरे भाई, ऊपर डेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी ना, एक्स के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद जो नीचे वाला एक्स है ना उस पर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो अब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से खींचेगा, जब ऊपर से खींचेगा तो उस एक्स के पास एट ए इंस्टेंट, ये मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, मैं कहीं करता नहीं हूँ लैब में, लेकिन मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ आपको। तो नीचे वाला एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास एट इंस्टेंट मैक्सिमम होती है, जैसे मैक्सिमम होती है ये बॉन्ड कर जाता है ब्रेक, और बॉन्ड ब्रेक क्या करता है, वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है एक्स और एक्स के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला जाएगा एक्स माइनस की फेज में, ऊपर बनेगा एक्स प्लस। बस नीचे वाला ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लेके, यहाँ पे एक बात और समझ लो, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, नीचे वाला जो एक्स है ना वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा ना, ये बात मेरी समझ आपको समझ में आ रही है? तो ये सिग्मा भी इधर मूव कर जाएगा नीचे, तो यहाँ से एक्स माइनस बाहर चला जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स प्लस। कितना समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? तो एक्स माइनस क्या करेगा, सॉल्वेंट में जाने का मतलब पानी, और पानी का मतलब पता है डाइपोल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सबको समझ लो, सब पढ़ा चुका हूं पहले ही। तो जब एक्स माइनस जैसे पानी में गया नीचे वाला, तो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस में वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास हो गया इकट्ठा, तो जैसे इकट्ठा हो गया बच्चों प्लस माइनस, तो इसकी जो मोबिलिटी है, आयोनिक मोबिलिटी है, दैट विल डिक्रीज, आयोनिक मोबिलिटी विल डिक्रीज, चलना फिरना कम। तो अब ये एक्स माइनस अटैक नहीं करने वाला, अब ये एक्स माइनस जहां जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे अटैक नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि इसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत कम हो गई है। अब ये बात समझ में आ गई? तो अब ये एक्स माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल है। अब दोनों में रेस होने वाली है कि दोनों में से अटैक कौन करे कार्बन के ऊपर जहां पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब नीचे से वाटर मॉलिक्यूल आया, इधर से एक्स माइनस आया, तो एक्स माइनस को वाटर मॉलिक्यूल ने पहले ही जकड़ के रख लिया, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज। तो बचा ऑप्शन कौन है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज आल्सो वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब वाटर मॉलिक्यूल करेगा अटैक। समझ में आ रही है बात? बताइए जरा, समझ में आ रही है क्या? पहले इतना बताओ जल्दी से। यस सर। बिल्कुल। अब वाटर मॉलिक्यूल करने वाला है अटैक, तो अब वाटर मॉलिक्यूल जब अटैक, यस बिल्कुल, अब वाटर ये इतना मैकेनिज्म कोई बताएगा नहीं आपको, जो मैं पूरा बता रहा हूं। अब बेटा यहां से मैं फिर से लिखता हूं, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे आपका था डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे था आपका एक्स। समझ लो ध्यान से, यहाँ पे था डेल पॉजिटिव। इसके सामने बच्चों दो चांस हैं, एक तो वो एक्स माइनस वाला पार्ट जो X2 से बाहर गया था, बाकी एक्स यहाँ बचा था, और एक बचा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल।
लेकिन बच्चों x माइनस के आसपास तो वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा पहले ही से हो चुका है ना, इसकी मोबिलिटी पहले से कम हो चुकी है। दीज आर दी वाटर मॉलिक्यूल्स वर्क एज अ डाइपोल, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो चुकी, तो ये अब चल फिर नहीं सकता है, इसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज, ये अटैक नहीं कर सकता है। तो बचा है हमारे पास से वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों प्रेजेंट क्या होते हैं समझ लो। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट है आपके लोन पेयर्स और 2 हाइड्रोजन। तो जो लोन पेयर्स है दैट विल अटैक, तो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो यहाँ से चलेगा और यहाँ पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक कराओ चाहे उधर अटैक कराओ, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, तो कोई डाउट नहीं बनने वाला है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन था, तो चाहे यहाँ पे अटैक करो चाहे उधर अटैक करो, किधर भी अटैक करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ भी करा सकते हो, इधर भी करा सकते हो। मान लो मैंने ये वाला अटैक एक्सेप्ट कर लिया, मैं बताऊंगा जब अनसिमेट्रिकल आएगा तो कैसे बनेगा, मैं बताऊंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा। ये सिमेट्रिकल वाला केस, तो कहीं भी अटैक करा लो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, तो अटैक करने का इसमें चेंज क्या होगा आप बताओ मुझे जरा। तो चेंज ये होगा कि कार्बन की बैलेंसी 5 तो नहीं होने वाली ना, 1 2 3 4 तो बैलेंसी पहले से है, 5 बैलेंसी हो सकती है क्या, नहीं। तो नीचे एक्स के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस वाटर मॉलिक्यूल ने इस कार्बन पे अटैक किया, अगर इस वाले कार्बन पे अटैक किया, तो यहां से जो सिग्मा प्रेजेंट है कार्बन और हेलोजन के बीच में, दैट विल ब्रेक, तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स एक्स, बिकॉज एक्स के पास है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये वाला आपका सिग्नल इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा, जैसे मूव करेगा तो इसको मिलेगा चांस वाटर मॉलिक्यूल्स को, दैट विल अटैक, तो वो कर जाएगा इसके ऊपर अटैक। तो जब ये अटैक करेगा ना, तो एक्स नीचे खड़ा हो जाएगा सीधा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं वापस से सिग्मा के थ्रू, और ये स्टेबल हो चुका है। ऊपर आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात सभी समझ में आ रही है, बताइए जरा, सभी क्लियर है? बिल्कुल। अब ये इस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका यहाँ पे अटैक कर चुका है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ही तो गए हैं ना, तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए इसके पास प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, दोनों में से कोई एक। जब वो रिलीज करेगा तो यहां से जाएगा कार्बन कार्बन इधर इस तरीके से, यहाँ पे एक्स, और ये बन जाएगा आपका इधर OH। ये बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ जरा, यहाँ तक सभी क्लियर है? ये ऊपर वाला जो सेक्शन था ये था आपका हेलोनियम आयन, दिस इज हेलोनियम आयन, ठीक है। और इसके बाद आपका ये वाला जो सेक्शन बना, ये वाला, ये था आपका प्रोटोनेटेड हेलोहाइड्रीन, ठीक है। और लास्ट स्टेप ये थर्ड स्टेप हुई, यहाँ पे इसको बोलते हैं थर्ड स्टेप। पहली स्टेप में क्या हुआ था समझो, पहली स्टेप की बात करें तो पहली स्टेप में आपका जो H2 पार्ट था ना वो ज्वाइन हुआ था, वहां से X माइनस बाहर निकला था, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या हुआ था, एल्यूमिनियम आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया था, तो ये थी आपकी सेकंड स्टेप। पहली स्टेप ऑलरेडी मैं बता चुका था, ये सेकंड स्टेप जब वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, ठीक है। तीसरी स्टेप क्या थी, तीसरी स्टेप में आपका जो प्रोटोनेटेड जो आपका हेलोहाइड्रीन था, वहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ है, ठीक है। तो वो आपकी स्टेप नंबर 3 हो गई है। तो वहां से आपको देखने को मिलेगा आपको ये OH, और बाकी रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में ये मिलेगा कि यहाँ से जो H+ साइन आपका बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, या ये वाला H+ साइन बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, वो बेटा जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट पहले से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा तो बना लेगा H3O+ आयन। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये आपका हेलोहाइड्रीन, ये परफेक्ट है आपका हेलोहाइड्रीन, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को? ओके, अब समझो इसके बाद क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन बोलो या इथाइन बोलो बात एक ही है। इसके सामने बच्चों मैं लेके आ रहा हूं यहाँ पे Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या मैं लिख लूं बच्चों HOCl। बताओ डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? और बेटा सभी लोग क्या आंसर बनना चाहिए डायरेक्ट? डिसोसिएशन के बारे में बता दूं मैं आपको, इजी मेथड बता दूं। चलो इजी मेथड क्या है, मैकेनिज्म के थ्रू आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम बनेगा। इजी मेथड, इजी ट्रिक क्या है? इजी ट्रिक ये है कि यहाँ से आपका जो HO है ना, HO वो माइनस में आएगा, और बाकी जो Br जो Cl आपको दे रखा है ना, वो आपका जाएगा पॉजिटिव में। बस इनके अटैक आप करा लो एज इट इज, कोई इश्यू नहीं है। सीधा आप इस मेथड को, इस रिएक्शन को आप याद करो, सिंपल से प्रोसेस को, सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका मार्कोनिक ऑफ एडिशन डिफाइन होता है, मार्कोनिक रूल आपका डिफाइन होता है, तो सीधा आंसर हम करेंगे तो क्या बनेगा,
तो पाई को किधर भी मूव करा लो ना, कोई इशू है क्या? नहीं। तो 2 ही कार्बन है, पाई को आप किधर भी कराओ। लेकिन अब ये ध्यान देना है कि ये तो इजी ट्रिक है, लेकिन मैकेनिज्म क्या बोलता है वो भी दिमाग में बिठा के रखना है। इजी ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर जल्दी बन जाएगा, लेकिन इजी ट्रिक के साथ साथ वो मैकेनिज्म वाला सेक्शन भी समझ के रखना। तो यहाँ से आपका ये CH2 बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 Cl को चाहे किधर लगाओ, OH को चाहे किधर लगाओ, बट ध्यान ही देना कि OH आया कहाँ से है, वो पूरा प्रोसेस याद रखो, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स ने अटैक किया होगा, वहां से H+ बाहर गया होगा, तब ये पूरी की पूरी स्पीसीज बनी है। इसका आयोपेक नेम क्या होगा बताओ जरा, इसका आयोपेक नेम क्या होगा? मैं बताओ ना, 2 क्लोरो एथनॉल बोल सकते हैं क्या? 2 क्लोरो एथनॉल, चाहिए ये बोल लो। एक और इसका आयोपेक नेम हम लिख सकते हैं किस तरीके से, इसका आयोपेक नेम हम लिख सकते हैं इथाइलिन। बीच में CH2 है ना, CH2 पार्ट इज कॉल्ड इथाइलिन सेक्शन ना, तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। तो ये जो नाम लिखा है ना मैंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, ये भी इसका नाम है और ऊपर वाला है वो भी इसका नाम है। तो जो आयोपेक है उनको ध्यान रखना, इनके बेस पे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन पे, लेकिन थोड़ा अनसिमेट्रिकल वाला केस, प्रोपीन वाला, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HOBr, मैंने सीधा दिया है HOBr। तो Br क्या होगा बच्चों? डेल पॉजिटिव, ये आपका डेल नेगेटिव। अटैक कराओ और सीधा आंसर बताओ। मार्कोनी का रूल आपका यहाँ पे बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, कैपिटल M रूल एप्लीकेबल होता है। बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा, बताओ बच्चों, यार बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या आंसर बनना चाहिए? OH कहाँ अटैक करना है? नेगेटिव वाला पार्ट, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा मार्कोनी बोलता है। बस मैकेनिज्म को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर बन जाएगा? CH3, यहाँ से कार्बन, ये आपका CH2, और यहाँ पे हो गया आपका OH, और यहाँ जोड़ ला एक आप ब्रोमीन, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आप पूछोगे यहाँ पे, अब पूछना चाहिए ना आपको कि सर ये अनसिमेट्रिकल है, तो आपने सिमेट्रिकल वाला बताया था कि इस अनसिमेट्रिकल वाला भी थोड़ा बता दो। तो देखो इसमें एक मैं सेक्शन दिखाता हूं आपको छोटा सा। तो ये जो CH3 है, यहाँ जो कार्बन होगा CH, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ भी डेल पॉजिटिव होगा, नीचे हेलोजन लगा होगा, ये आपका डेल पॉजिटिव होगा। अब समझना ध्यान से, इसमें से इस पूरे सेक्शन में से जब इसके सामने वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, उसका लोन पेयर जब आएगा, तो मुझे बताओ कौन सा सिग्मा मूव करना चाहिए हेलोजन की तरफ? ये वाला मूव करना चाहिए कि ये वाला मूव करना चाहिए? बताओ मुझे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मैं उस सिग्मा को मूव कराऊंगा जहां पे आपकी स्टेबिलिटी, जो कार्बोकैटायन बने उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस सेकंड वाले को मूव कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सेक्शन मिलेगा इस तरीके से, CH3 CH, यहाँ पे आपका CH2, नीचे आपको यहाँ पे X पार्ट। तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव आएगा वो सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर मैं ये फर्स्ट वाले केस से अगर मूव कराऊंगा सिग्मा, तो पॉजिटिव फिर यहाँ पे आएगा, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ से मिलेगा सेकंड डिग्री का। तो कौन सा स्टेबल होगा? सेकंड डिग्री वाला। तो जो सा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहां पे आपका अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का लोन पेयर, तो इसलिए आपको यहाँ पे OS दिखाई दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर हो रही है? बताइए जरा, सभी बच्चों को समझ में आ रही है? ओके, दीप्ति ने सही आंसर किया था। नेक्स्ट एक बच्चों में बताता हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। तो हाइपोहेलस एसिड का जो रिएक्टिविटी है वो क्या होता है? सबसे अधिक बच्चों होता है क्लोरीन का, या फिर आप लोग को H2O लिख लो, इसके साथ आप लिख लो यहाँ पे HOCl, कोई इशू नहीं है। सबसे अधिक रिएक्टिविटी आपको इसकी मिलेगी। फिर आएगा आपका ब्रोमीन, ठीक है, H2O, या फिर आप देख सकते हो HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड, और सबसे कम आपको मिलेगी I2 वाले केस में, I2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल और आपका HOI। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द HOI, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। एल्कीन के साथ बच्चों हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, एल्कीन, तो एल्कीन के साथ आपकी ये रिएक्टिविटी है हाइपोहेलस एसिड की। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा परफॉर्म। यहाँ तक सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए सर, सभी क्लियर हो गया है? यस।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहला केस मैं लेने वाला हूं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप से एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो पहला सेक्शन में ले रहा हूं इनडायरेक्ट एडिशन। तो इनडायरेक्ट एडिशन में बेटा आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल के पास तो ऑलरेडी प्रेजेंट है H+ INB और OH- INB, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर बच्चों हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एसिड। एसिड मतलब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक ही नहीं, आप और भी एसिड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे H+ आयन आपको देखने को मिले। तो जहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं या हम किसी भी एसिड्स का यूज करते हैं जो आपके प्रोटॉन को रिलीज करता है, जो आपका बेसिकली आपका एरिनियस एसिड होता है, तो उस केस में बेटा हम बोलते हैं कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेगा तो इनडायरेक्ट एडिशन बोला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे आपके एसिड का H+ आयन भी आ चुका है। तो एसिड से आने वाला H+ आयन और वाटर मॉलिक्यूल से प्रेजेंट H+ आयन, इन दोनों में फाइट होने वाली है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? परफेक्ट है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? और मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा मिल सकता है। ये एडवांस में ये लाइन आपकी डिस्कस हुई है, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। जनरली हम इसका यूज करते हैं। सभी को बात समझ में आ रही है? बताओ, तो मैं रिएक्शन को स्टार्ट करूं? तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, आपका सिमेट्रिकल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके सामने बच्चों मैं लेके आया हूं H2SO4। तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, पहली स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप ध्यान दो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर, पहले आप समझ लो सीधा कि अगर H2SO4 सामने आएगा तो व्हाट इज द आंसर। पहले मुझे ये बताओ, एल्कीन के सामने अगर H2SO4 सिंपल आएगा तो व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर बनेगा? बिकॉज जो H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होगा और सल्फेट आयन से रिलीज होगा, तो दोनों में से जो फायरिंग, जो रिलीजिंग H+ आयन होगा वो कहाँ पे स्ट्रांग होगा, बताओ मुझे, कहाँ पे तेजी से H+ आयन बाहर निकलेगा, जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ये आपको पता है। तो आपका OH- में सिंपल ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव, तो ऑब्वियसली वो H+ आयन तेजी से निकलेगा। लेकिन एसिड में क्या कहानी है, एसिड में जो H+ आयन बाहर निकलेगा तो वहां से मिलेगा HSO4- आयन। तो यहाँ पे होता है रेजोनेंस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है कॉन्जुगेट बेस की। तो H+ आयन आपके वाटर मॉलिक्यूल में लेस, जो स्पीड होगी निकलने की वो लेस होगी एज कंपेयर टू H2SO4 से जब H+ आयन बाहर निकलेगा। तो पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपका निकलेगा पहले H+ आयन, मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा इट इज सिमेट्रिकल, इथाइलिन वाला केस है, एल्कीन वाला केस है, तो पाई को किधर भी मूव करा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पाई किधर भी मूव करा लो। तो इस पे आपका माइनस, इस पे आपका प्लस। अब ये H+ आयन बच्चों नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ अटैक कर लेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, अब यहाँ से एक पार्ट तो पॉजिटिव वाला भी आएगा ना, पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा, HSO4-1, ठीक है। ये आपका हो चुका है इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान दो, पहले मैं H2SO4 रिएक्शन बता रहा हूँ, और ये आपका है न्यूक्लियोफाइल। ये जाके कर देगा बच्चों इस पॉजिटिव पे अटैक, H+ करेगा वहां अटैक। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, और ये आपका हो जाएगा SO2, और यहाँ पे आपका OH। ये पूरा सेक्शन हो गया आपका HSO4 वाला, ठीक है, HSO4-। ये पूरी की पूरी स्पीसीज आपकी बनेगी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज कॉल्ड इथाइल हाइड्रोजन, या बाई बोल सकते हो, इथाइल बाई सल्फेट या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, बिकॉज HSO4- बनता है ना, इसलिए तो जिसको हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एल्कीन के साथ आपकी पहले एसिड की रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी, यस। अब समझो सेकंड केस देखते हैं, उसमें अनसिमेट्रिकल वाला CH3, मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया नहीं अभी, पहले अभी मैंने बताया H2SO4 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं CH एंड डबल बॉन्ड एंड आपका CH2, दिस इज प्रोपाइलिन। अगर प्रोपाइलिन के साथ अगर आप H2SO4 लेके आओगे, ठीक है, कोल्ड कॉन्स्टेंट H2SO4, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, देख लो, CH3, यहाँ से आपका हो जाएगा CH, इधर आपका हो जाएगा CH3, नीचे हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका SO2, देन दिस इज OH, ठीक है, ये SO2। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम होगा आपका आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये इसका नाम होगा। बाकी अब मैं बात करूंगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन। तो अब ये सेक्शन के बाद दोनों केस में अब वाटर मॉलिक्यूल का रोल प्ले होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों क्या रिलीज होगा, OH- आयन, ठीक है।
और दिस OH माइनस आयन क्या करने वाला है, वो बेटा रिलीज करेगा इस पूरे के पूरे एनायन को, जो बिगर एनायन है, ठीक है, HSO4 वाला, तो उसको वो रिलीज करेगा। वो रिलीज जैसे करेगा तो यहां से बन जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH, ये बन गया आपका एल्कोहल, तो इसका नाम होगा प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, ये बन गया आपका एल्कोहल। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और जब यहाँ से ये रिलीज होगा तो H प्लस आइन कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से आएगा H प्लस आइन, यहाँ से HSO4 माइनस 1 वो इसे कंबाइन करेगा तो फिर से बना लेगा H2SO4, जिसको आप फिर से रीयूज कर सकते हो रिएक्शन के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। व्हाई इट इज इनडायरेक्ट बिकॉज इसमें 2 स्टेप फॉलो हुई हैं। पहली स्टेप के अंदर आपका बेटा प्रोसेस क्या हुआ है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इन फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिसिस हुआ है, बॉइलिंग की जाती है, हीट की जाती है पानी को, तो उसके साथ बच्चों फाइनली आपको मिलता है एल्कोहल। तो दिस इज सेकंड स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस, यहां से बन गया आपका क्या, एल्कोहल। अब कल बात करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट क्या होगा, ठीक है, देखेंगे उसको। तो यहां तक सबको समझ में आ गया।